कहानी की शुरुआत एक अमेरिकी फुटबॉल मैच से होती है, जहाँ की वीआईपी सेक्शन में एक कपल बैठा होता है, निक और जैस। मैच चल रहा होता है, लेकिन निकी का ध्यान ऑडियंस पर होता है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी टाइम उसके मन में एक विचार आता है और वो जैस से कहता है कि चलो एक छोटी सी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग इसे मुड़कर देखेंगे। पास बैठा आदमी सुनता है और लुआन कहता है कि वो भी इस शर्त में शामिल होना चाहता है। निकी मान जाता है और मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनना शुरू करते हैं। जब लड़की उठकर चला जाती है तो उसके बाद में गिनती खत्म होती है तो पता लगता है कि उसको 7 लोगों ने मुड़कर देखा है और जैसे शर्त जीत जाती है क्योंकि उसने सही अनुमान लगाया था। लुआन बिना किसी झिझक के खुशी से पैसे निकाल कर दे देता है और फिर कहता है कि चलो एक बार शर्त और लगाते हैं। इस बार शर्त इस बात की होती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जैस कहती है कि मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इस गेम से बाहर हूँ। लेकिन निकी तुरंत मैदान में उतर जाता है और $1000 की शर्त लगाता है। सीटी बजते ही रेफरी का इशारा होता है कि फाउल किसने किया है। तभी पता लगता है कि निकी जीत चुका है, क्योंकि निकी ने जो टीम चुनी थी उसी ने फाउल किया है। निकी पैसे अपनी जेब में रखता है और लुआन हारने के बाद भी एक्साइटेड था अगली गेम खेलने के लिए। और वो कहता है कि चलो इस पर $5000 की शर्त लगाते हैं। और लेकिन सवाल ये रहेगा कि इस बार गेंद पास होगी या फिर उसे दौड़कर लेकर जाएगा। निकी 5000 की शर्त लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान ही जाता है। लुआन अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निकी कहता है कि वो उस बॉल को पास लेकर जाएगा। लेकिन सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में बॉल को लेकर दौड़ता है, जिसका मतलब ये था कि निकी $5000 हार जाता है। अब निकी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं हार गया, और सोचता है कि यहीं पर मुझे रुक जाना चाहिए और जेस से कहता है कि चलो हम जाकर कॉफी पीते हैं। तभी जेस जाने लगती है, लेकिन लुआन कहता है कि रुको जरा। वो कहता है कि तुम वीआईपी लॉज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसा है और तुम 5000 के लिए इतना सोच रहे हो, क्यों चिंदीगिरी कर रहे हो। लुआन कहता है कि चलो एक शर्त और लगाते हैं, इस बार शर्त $10,000 की होगी। और आखिरकार निकी मान ही जाता है। अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी अगला पास सही दे पाएगा या नहीं। निकी शर्त लगाता है कि खिलाड़ी सही पास देगा, लेकिन दूसरी टीम उसे रोक लेती है और निकी फिर से $15,000 हार चुका है। निकी अपनी जेब से पैसे निकालते वक्त थोड़ा परेशान लगता है और वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है इस बार हमें $50,000 की शर्त लगानी चाहिए, और $50,000 की शर्त लगाता है। ये सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निकी गुस्से से देखता है। उस समय निकी का लक नहीं चल रहा था, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अगली शर्त भी हार जाता है और उसे फिर $50,000 का नुकसान होता है। अब जेस उसे रोकने लगती है, लेकिन निकी गुस्से में उसको मना कर देता है। बिना सोचे समझे $1,00,000 की शर्त लगाने लगता है। लुआन हंसता है और उसे चिढ़ाने लगता है, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है। निकी चुपचाप पैसे का बंडल टेबल पर फेंक कर मारता है। ये देखकर लुआन और भी एक्साइटेड हो जाता है। इस बार निकी शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ भी निकी की किस्मत नहीं चल पाई और पास सफल हो जाता है। अब निकी $1,00,000 हार चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। जैस भी उसके व्यवहार को देखकर बहुत ही हैरान थी, लेकिन अब खेल उस मोड़ पर था जिससे वो पीछे नहीं हट सकते थे। निकी कहता है मेरे पास $1,00,000 है और मैं अब $1,00,000 का दाव लगाऊंगा। निकी कहता है देखते हैं इस बार कौन जीता है और अंतिम फैसला हो ही जाए, लेकिन इस बार शर्त ताश की होगी। लुआन चौंक जाता है और वो निकी की तरफ देखता है। अब लुआन पर लालच हावी हो चुका था। लुआन को निकी के रूप में एक एटीएम मशीन दिखाई दे रही थी। लुआन एक पता निकालता है जो क्लब का 5 था। अब निकी को उससे बड़ा पता निकालना था। उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा थी। निकी ने एक पता उठाया और बहुत ही विश्वास के साथ उसको पलट कर देखा, लेकिन ये पान का 3 था। ये देखकर उसे तुरंत झटका लगा और वो कुर्सी पर बैठ गया। जब निकी ने खेल की शुरुआत की थी तो उसने बस महज $10 का दाव लगाया था, लेकिन अब वो $10,00,000 हार चुका था। ऐसी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर जाने लगता है। बाहर जाते वक्त निकी बहुत ही दुखी था। लुआन निकी को चिढ़ाने लगता है कि तुमने मास्टर से पंगा ले लिया है। निकी रुकता है और एक और गुस्से में शर्त लगाता है। इस बार $20,00,000 की शर्त लगाता है। अब शर्त थोड़ी बदल चुकी थी। निकी कहता है कि तुम दूरबीन का प्रयोग करो और किसी भी एक प्लेयर को चुन लो, उसका जर्सी नंबर चुन लो। अगर मैंने वो जर्सी नंबर सही बता दिया तो मैं जीत जाऊंगा। लुआन थोड़ा उलझन में था। उसने कहा ये तो माइंड पढ़ने जैसा है। ऐसा लगता है कि जैसे ही निकी आज हारने की तैयारी कर रहा है।
लेकिन लुआन को निकी पर शक होता है कि कहीं निकी धोखा तो नहीं दे रहा। उसको शक दूर करने के लिए निकी कहता है कि चलो ठीक है, इस बार जर्सी का नंबर मैं नहीं बताऊंगा बल्कि जेसी बताएगी। जेस ने गुस्से में निकी को देखा और कहा कि इतने सारे प्लेयरों में मेरा सही होना कितना पॉसिबल होगा और क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, और वो गुस्से में जानने लगती है। तभी लुआन के गार्ड उसे रोक लेते हैं। निकी और जेस में कहासुनी होने लगती है। जेस थोड़ी शांत होती है और निकी ने उसे कहा कि मैदान में चारों तरफ देखो, जो नंबर तुम्हें अपना लगे उसे बता दो। लुआन ने दूरबीन को उठाया और पूरे खिलाड़ियों को देखा और उसने एक जर्सी नंबर चुन लिया। उसके बाद में दूरबीन जेस के पास आती है और उसने चारों ओर देखा और उसको निकी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जो नंबर तुम्हें अपना लगे उसे चुन लो, और उसने चुन लिया 55, क्योंकि उस 55 जर्सी के अंदर उसी का दोस्त फरहाद था। जेस समझ गई कि ये सब निकी की एक साजिश थी। उसने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं कौन सा नंबर चुनने वाली हूँ। जेस ने अपना नंबर बताया 55 और ये नंबर बिल्कुल सही था। लुआन हैरान रह गया और जेस भी सोचने लगी कि निकी को आकाश से पता कि लुआन वही नंबर चुनेगा, लेकिन उस समय इस सब का कोई मायने नहीं था। वे शर्त जीत चुके थे और $10 लाख का मुनाफा कर चुके थे और उन्होंने अपना पैसा लिया और वो वहां से निकल गए। निकी और जेस स्टेडियम से 2 बड़े बैग भरकर पैसों का निकले। कार में बैठे हैं और कार में बैठकर निकी जेस को बताता है कि ये सब हमारा प्लान था। हम लंबे समय से लुआन का पीछा कर रहे थे। लुआन बहुत ही बदनाम है अपने जुए की आदत से। उसके सामने जो भी शर्त रखी जाती है वो तुरंत मान जाता है। निकी की टीम ने पूरी योजना बना रखी थी। जैसे ही लुआन अपने होटल से बाहर निकलता है, लुआन होटल के कमरे से बाहर निकला और उसे 55 नंबर दिखाई दिया। सुरक्षा गार्ड के पिन के ऊपर 55 नंबर, सड़क के ऊपर खड़े एक बंदे ने हाथ में बैनर 55 नंबर का ले रखा था। उसे बार बार 55 नंबर दिखाया जा रहा था, जैसे कि कोई उसके माइंड में 55 नंबर बिठाना चाहता है। लुआन जिस गाड़ी में आया था उसमें एक गाना बज रहा था जिसमें बार बार 55 नंबर दोहराया जा रहा था। गाने में टोटल 124 बार बोला गया था, जिससे लुआन का ध्यान बार बार उसी पर खिंचा जा रहा था, जैसे कि उसके माइंड के अंदर 55 नंबर प्लांट कर दिया गया था। और लुआन को फरहाद की तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिससे ना चाहते हुए भी वो 55 नंबर चुन ले। और जेस को भी पूरे मैच के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया था और निकी की दी हुई हिंट पर जेस ने 55 नंबर चुन लिया, जिसकी वजह से उसका हाव भाव भी पूरा नॉर्मल था। उसे ये लग रहा था कि उसने अपने लक से जीती है, बल्कि ये तो एक निकी की सोची समझी प्लान की हुई तरकीब थी। ये सब सुनने के बाद जेस उससे बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद कहानी कुछ दिनों पीछे लेकर जाती है हमें, और कुछ ही दिन पहले निकी एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में जेस थी और एक आदमी बंदूक पकड़कर उसके माथे पर लगाया हुआ था। जेस उसके बगल में बैठी थी, जो निकी से हाल ही में मिली थी। ये साफ था कि किसी ने निकी को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर का हाव भाव नहीं था। उसने शांत भाव में कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, चाहो तो तुम मुझे गोली मार दो। बंदूकधारी आदमी ने निकी की प्रतिक्रिया को भांप लिया और वो समझ गया कि निकी बहुत ही चालाक है, उसे फंसाना नामुमकिन है। तभी निकी भी समझ गया कि जेस ने उसे धोखे से इस कमरे में बुलाया है और जेस एक माहिर चोर थी जिसने छोटी मोटी चोरियां की थी। जेस ने निकी को धोखे से अपने कमरे में बुला लिया था, लेकिन निकी ने जेस में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखी। जब बंदूकधारी चला गया तो निकी ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक हुनर है, अगर तुम लोगों को ठगने की कला को निखार लो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आरामदायक हो सकती है। निकी ने कहा, यह हमारा खानदानी धंधा है। मेरे पिता, उसके पिता और उनके भी पिता सभी ठग थे। हर चाल हर कदम हमारे लिए एक खेल है। बिना समय बर्बाद किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निकी मान जाता है। बाहर जाते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और जेस को पता भी नहीं चला। इन सब चालों के बाद निकी ने कहा, हाथ की सफाई, सही समय और थोड़ा सा स्टाइल, इस काम के लिए बस इतनी ही चाहिए। फिर निकी ने उसे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस निकी को न्यू ऑर्लियन में मिला, जहां उसको एक नई टीम बनाई थी। उसकी मुलाकात असल में एक परीक्षा थी। वह देखना चाहता था कि जेस में कितना टैलेंट है, क्या वो उसकी टीम में शामिल होने के लायक है भी या नहीं। जब जेस मान गई तो निकी ने उसके अपनी टीम में शामिल कर लिया और अपने एक टीम के सदस्य से मिलवाया और उसे एक चोरी करने के लिए भेजा। उसके बाद जेस के साथी ने लोगों का ध्यान भटकाया और जेस ने एक एक करके उनके कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसी तरह उसका साथी अलग अलग लोगों को ध्यान भटकाता रहा और जेस उनके बटुए उनके कीमती सामान को साफ करती रही। अब जेस को अपने चोरी करने के तरीके पर और भी भरोसा हो चुका था। ये सब निकी दूर से खड़ा देख रहा था। उसके टीम को जेस को अकेला छोड़ने को कहा। अब अकेले काम करने की बारी थी। जेस ने एक एक करके महंगी चीजें चुराने शुरू की। निकी का उसके प्रति विश्वास बढ़ गया था। अब निकी ने उसे एक और बड़ा काम सौंपा। इस बार एक हाईटेक घोटाला था।
वे एक खास लेंस की मदद से दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड आसानी से देख सकते थे और दूसरे खिलाड़ियों को आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था। चुराया हुआ कार्ड चुपके से टीम के पास भेजा जाता है, जहां पर एक मशीन से उसका सारा डाटा कॉपी कर लिया जाता है और फिर से कार्ड को मालिक तक पहुंचा दिया जाता है और मालिक को पता ही नहीं लगता कि उसका कार्ड कब चोरी हुआ था। जब तक किसी को पता लगता तब तक उसका पूरा खाता खाली हो चुका होता था। एक और घोटाला था एटीएम मशीन का, जिसमें जब भी कोई इंसान पैसे निकालने जाता तो एटीएम मशीन के ऊपर लगा डिवाइस उसका पूरा डाटा कॉपी कर लेता था। बाद में फरहान उस मशीन को एटीएम से हटा देता था और उसका सारा डाटा चुरा लेता था। सभी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड को अलग अलग भागों में बांटा गया था और इसके बाद उन क्रेडिट कार्डों से महंगी चीजें खरीदी जाती थी और अंत में इसका जो डाटा होता था वो ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था कि तुम इसमें से कुछ भी खुद यूज नहीं कर सकती, ये सब कुछ बेचने के लिए है। हम कुछ भी चीज अपने पास नहीं रख सकते जिससे कोई भी हमारे पर शक जाए या कभी भी पुलिस हम तक पहुंच सके। अगले दिन जेस और फराद एक अमीर इलाके में गए। उनका काम था कि वो कुछ नया चोरी करना चाहते थे। फराद अचानक से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो। ये केवल एक बहाना था जिसका फायदा उठाकर उसकी पूरी टीम ने आसपास के अमीर लोगों के चोरी की और काम पूरा होने के बाद एक एम्बुलेंस के अंदर छिपकर पूरी टीम वहां से फरार हो गई। पूरी योजना इतनी कुशलता से अंजाम दी गई कि किसी को पता ही नहीं चला। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही $12 लाख की चोरी कर ली थी। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, दस्तावेज नष्ट करने लगे। कोई भी निशान नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे पता लगे कि यहाँ पर किसी ने चोरी प्लानिंग की है। और निकी ने सबको बोला कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि अभी भी निकी के माइंड में कोई प्लानिंग है जो कि आखिरी चोरी है। अगली सुबह निकी जेस को एक स्टेडियम के वीआईपी लॉज में लेकर जाता है। उसने जेस को सामने पूरा प्रदर्शन करके दिखाया कि कैसे वे कुछ ही मिनटों में $10 लाख कमा सकते हैं। अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह निकी की लवर है और इसीलिए निकी उसके लिए ये सब कर रहा है। लेकिन निकी ने ये सब अपने फायदे के लिए किया था। सब कुछ खत्म होने के बाद निकी ने उसे $10,000 दिए और उसे तुरंत गुड बाय कर दिया। जेस ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। उसका दिल टूट चुका था क्योंकि वह निकी से प्यार करने लगी थी। साथ ही उसको लगा था कि ये $80,000 बहुत ही कम है क्योंकि निकी ने अभी अभी $10 लाख कमाए थे और उसे सिर्फ एक चिल्लर $80,000 दिए गए थे। लेकिन निकी की दुनिया में प्यार जैसी भावनाओं का कोई जगह नहीं थी। जेस ने उसका असली रूप देख लिया था। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार के एक सर्विस स्टेशन पर रुकती है और हम निकी को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। दोपहर के खाने के दौरान उसकी मुलाकात एक रेस कार की टीम के मालिक के साथ होती है। उसकी रिसर्च टीम ने एक्साथ नामक एक एल्गोरिदम विकसित किया था, लेकिन वो जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए इस एल्गोरिदम को और बेहतर बनाना चाहता था। इसीलिए उसने निकी को काम पर रखा। योजना सरल थी कि निकी मुख्य इंजीनियर का नाटक करेगा और फिर वो जॉर्ज के साथ नकली लड़ाई करेगा ताकि दूसरी टीमों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो सके। उसके बाद निकी अपोनेंट टीम को नकली एक्सआर बेचता जबकि जॉर्ज की टीम असली एसआर सिस्टम को इस्तेमाल में लेती। सौदे के अनुसार निकी को $10 लाख मिलने थे और निकी का सिस्टम बेचकर कमाया हुआ भी पैसा उसी के पास रहना था। निकी को यह काम मजाक लगा। वो ऐसे घोटाले नींद में भी कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के नौकर को निकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने निकी को सीधी धमकी दी कि अगर तुमने बिल्कुल भी गलती की तो मैं तुम्हें सीधी गोली मार दूंगा। निकी ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में चला गया। निकी और जॉर्ज नकली लड़ाई करने वाले थे, लेकिन निकी की योजना तब पूरी तरह से विफल हो गई जब उसने जेस को लाल ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। जेस सीधे जॉर्ज को गले लगाने चली गई। यह देखकर निकी की आंखों में गुस्सा आया। उसका दिमाग सन्न हो गया। उसने जेस को 3 साल बाद देखा और अब वह किसी और के साथ ही, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने उसको काम पर रखा है। जेस शांत भाव के साथ निकी के पास गई और उसने कहा कि अब वह धोखेबाज नहीं है। उसने वो जिंदगी छोड़ दी और 3 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसका अब कोई भी महत्व नहीं है। उसने यह भी कहा कि अब वह जॉर्ज के साथ है और वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती और वह अपनी पिछली जिंदगी को जॉर्ज को बताना भी नहीं चाहती और ये चीजें गुप्त ही रहे तो ठीक है। ये सब सुनकर निकी को गुस्सा आया और आग बबूला हो गया। उसने वोडका का गिलास उठाया और पूरा एक बार में ही गटक गया। पहले तो निकी ने जॉर्ज से नकली लड़ाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जॉर्ज के साथ हुई लड़ाई नाटक नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई असली थी। उसकी लड़ाई ने अपोजिट टीम का ध्यान खींचा और जेस की योजना सफल हुई।
जल्द ही गार्ड्स ने निकी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में एक अपोनेंट टीम का बिजनेस कार्ड था। तो अगली सुबह ही निकी अपोनेंट टीम के मालिक से मिलने गया। उसने सीधे सीधे जाके कहा कि मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ। उसकी कीमत 30 लाख यूरो होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने ट्राई का सिस्टम जांच किया और उसके परिणाम देकर बहुत ही खुश हो गया। निकी ने वादा किया कि पूरा सिस्टम 48 घंटों में डिलीवर हो जाएगा। इसी बीच जेस की मुलाकात फराद से हुई। फराद को निकी ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि निकी का 3 साल पहले जाना जरूरी था, उसके पास कोई और चारा नहीं था। फराद ने यह भी कहा कि निकी अब भी तुमसे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक डिब्बा दिया जिसमें वही हार था जो उसे 3 साल पहले पसंद आया था। अब हार असली है या नकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेस का दिल पिघल गया और उसने फरहाद को कहा वह निकी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसके मन में अभी भी भावनाएं थी। खैर सौदे के दिन निकी आया और अपोजिट टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में उसके आदमी ने उसको 30 लाख यूरो का भरा हुआ बक्सा दिया, लेकिन निकी का स्वभाव ही धोखेबाज वाला था, तो उसने वैसा ही किया। उसने एक ही सॉफ्टवेयर को सभी टीम्स को बेच दिया। अब हाथ मिलते रहे और उसके पास नोटों की गड्डियां आती रही और उसने एक ही सॉफ्टवेयर को सभी टीम्स को बेच दिया। और खूब सारा पैसा मिलने के बाद उसने भागने का प्लान बनाया और उसने जेस को मैसेज भेजा कि अब समय आ गया है जब हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन निकी नहीं आई। जेस इंतजार करता रहा, लेकिन थक हार के जब निकी मुड़ा तो उसने देखा कि जेस आ गई है, लेकिन भागने में देर हो गई थी। तभी एक आदमी आ गया जिससे उसने 30 लाख रुपए लिए थे। निकी के सामने आकर खड़ा हो गया। असल में वह जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई पता लग गई थी कि इसने नकली सॉफ्टवेयर के बजाय असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे 10 लाख यूरो की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने रेसिंग के कपड़े पहने और जानबूझकर जेस की कार को टक्कर मार दी। ये भयानक दुर्घटना के बाद निकी और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों को बांधकर चुराया हुआ पैसा जॉर्ज के सामने रख दिया गया। जॉर्ज आग बबूला हो गया। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसे सबसे बुरी बात यह लगी कि उसे अभी भी यह नहीं पता लगा कि निकी ने ये असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निकी ने नहीं बताया तो उस जॉर्ज ने जेस की नाक दबा दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। यह देखकर निकी टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। निकी ने बताया कि कैसे उसने जेसी के पुराने प्यार को हार देकर जगा दिया। उसने कहा कि उसने उस हार के अंदर एक चिप छुपा दी थी। जैसे ही उसने उस हार को खोला और वो हार चिप के पास गया, उसने उसका पासवर्ड चुरा लिया, डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी अच्छी लगी, लेकिन उनको निकी पर भरोसा नहीं हुआ। फिर जॉर्ज ने कहा कि जैसी कभी मेरी लवर थी ही नहीं, वो सिर्फ मेरे पास मेरे पैसों के लिए है। जेस ने भी कबूल कर लिया कि वो जॉर्ज के पास सिर्फ पैसे और उसी की महंगी घड़ियां चुराने के लिए ही थी। उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। ये सुनकर निकी हैरान रह गया। तो जेस ने बताया कि निकी को जलाने के लिए उसने जॉर्ज से झूठा प्यार जताया था। अब दोनों पकड़े गए। जॉर्ज ने बटलर से पूछा कि निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। निकी के मुंह खोलते ही बटलर ने अचानक गोली मार दी। गोली निकी की छाती में जा लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया और उसने बटलर को बोला, मैं पैसा फिर से कमा सकता हूँ, लेकिन हत्या के मामले में पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉर्ज ने जल्दबाजी में बटलर को नौकरी से निकाल दिया और वहां से भाग गया। जेस फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बटलर ने कहा, तुम शांत हो जाओ, चिंता करने की बात नहीं है, निकी मरा नहीं है, मैं निकी का आदमी हूँ। असल में बटलर निकी का पिता था। उसने गोली सीधी दिल के अंदर नहीं बल्कि दिल के साइड में मारी थी। उसने एक सुई से निकी का घाव भर दिया और उसको टेप से दबा दिया। निकी की योजना सफल रही। बहुत ही अजीब योजना थी, लेकिन अब निकी के पास एक पैसों से भरा हुआ ढेर था। तीनों गोदाम से निकले। निकी एक अनाथ था, लेकिन इस आदमी ने उसे पाला पोसा था। इसी आदमी ने निकी को धंधे के सारे गुर सिखाए थे। उसका नियम सीधा था, कभी भावुक मत होना। लेकिन अब निकी को जेस से प्यार हो गया। नौकर उन दोनों को सड़क किनारे छोड़कर सारा पैसा लेकर भाग गया। निकी के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अस्पताल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। ये जॉर्ज की 2 लाख की घड़ी थी। जेस ने उसे देखा और दोनों मुस्कुराए। ऐसे हुनर और हाथ की सफाई से वे दुनिया में कहीं भी हो भूखे नहीं मरेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।